नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। देखो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान प्रयोगशाला सहायक को लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है, उस सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी के साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए जो फिजिक्स का सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है उसके लिए बुक्स क्या होनी चाहिए, कि हम क्या बुक पढ़ें जिनके माध्यम से हमारा जो सारा सिलेबस है वो कवर हो जाए और एग्ज़ाम में हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, मतलब हम जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आए। तो इसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, देखो राजस्थान लैब असिस्टेंट फिजिक्स सिलेबस को लेकर सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि जो राजस्थान प्रयोगशाला सहायक है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि क्लास 12th पास्ड कोई भी विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। ओके, तो जैसे कि आपकी क्लास 12th हो चुकी है, आपको जैसे कि विस्तृत सिलेबस देखना पड़ेगा, डिटेल सिलेबस। तो उस डिटेल सिलेबस में एक साइंस का पोर्शन होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, और एक जीके का पोर्शन होता है जिसमें आपका राजस्थान जीके होता है और भारत का जीके होता है, इंडिया जीके होता है और वर्ल्ड जीके होता है। ये अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको जैसे कि एग्जाम में सारा सिलेबस कवर हो जाता है और लैब असिस्टेंट में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी फिर। ओके विद्यार्थियों, तो ये था हमारा जैसे कि लैब असिस्टेंट में आप कैसे या कौन अप्लाई कर सकता है। अब सिलेबस को लेकर डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के अंदर फिजिक्स में हमारे पास टोटल 10 यूनिट आती है। टोटल कितने यूनिट आती है? 10 यूनिट, 10 चैप्टर आते हैं अपने पास। इन 10 चैप्टर्स की हम बात करें तो ये 10 चैप्टर्स वही हैं जो आपने क्लास 11-12 में पढ़े हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने क्लास 11-12 इतना अच्छी तरीके से या इतनी गहनता से नहीं किया, तो क्या हम इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये गहन सिलेबस नहीं है। यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं। उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। उनकी जो प्रैक्टिस है, अब ये क्वेश्चन आता है कि उनकी प्रैक्टिस क्या IIT लेवल की होती है, क्या नीट लेवल की होती है? नहीं, उनकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी नॉर्मली 11-12 की डिफेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको कवर करना है। अगर आप वो कवर कर लेते हो बढ़िया तरीके से तो आपका मैं 101% बोल सकता हूं कि फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो ध्यान से सुनना। हम बात करें क्लास 11th के सिलेबस की, तो क्लास 11th में अपने पास 4 चैप्टर है। सर क्लास 12th में 6 चैप्टर है। सर ये तो बहुत हो गए। अरे इतना नहीं है, मैंने बोला टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले क्लास 11th में अपने पास पहला चैप्टर आता है। ये चैप्टर है दृढ़ पिंड की गति की, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड की गति की डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक है। क्या सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये दिए हुए हैं। क्या क्या? बलाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और संवेग संरक्षण, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कौन सा मोमेंटम है? ये कोणीय संवेग संरक्षण है, एंगुलर मोमेंटम। 3 टॉपिक है इस चैप्टर में, 3 टॉपिक। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दृढ़ पिंड में इस चैप्टर में होता क्या है सब कुछ। अगर ये दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो फिर ये 3 टॉपिक बहुत आसानी से हो जाते हैं। करना क्या है? ये टॉपिक कवर करना है, प्रैक्टिस लगानी है। ये टॉपिक कवर करना है, प्रैक्टिस लगानी है। सिमिलरली ये करना है, आसान है। आगे बात करें सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति की। कौन सा चैप्टर है? उष्मागति की, यानी थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th का चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है। आप केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ते हो। इसमें क्या है? पहला नियम एंड द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम और द्वितीय नियम ये है। साथ में क्या दिया हुआ है? हीट इंजन, उष्मा इंजन। और एक और टॉपिक दिया हुआ है अपने पास, रेफ्रिजरेटर। अरे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। फिर सबसे आसान यूनिट यही है। कैसे आसान? सर आप 11th में भी पढ़ते हो ये, आप
केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो आसान होना ही है, पहले पढ़ चुके हो और बहुत आसान है। क्यों आसान? कैसे? प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा। सेकेंड लॉ स्टेटमेंट का है, क्लासियस वगैरह का। और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर में आपको केवल और केवल दक्षता पूछता है, एफिशिएंसी, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, बस इसी से क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम इसी से क्वेश्चन आया था। अच्छा, और हम बात करें तो अपने पास तीसरा चैप्टर यहां पे आता है, वो है दोलन, ओसिलेशन जिसे अपन कहें दोलन। सॉरी, ये तो बहुत हार्ड यूनिट थी। अरे इसमें इतने चैप्टर नहीं है, इसमें आपको केवल और केवल ये समझना है कि सरल आवर्त गति क्या होती है, एसएचएम क्या होता है। अगर एसएचएम समझ गए तो इससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वेलोसिटी, यही है और कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज कवर है, कंसेप्ट कवर है, एसएचएम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इट्स एग्जाम्पल्स, इसके थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं यहां पे। रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनाद, रेजोनेंस वाला टॉपिक है। जैसे ये एसएचएम होता है ना, एसएचएम के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति में 3-4 फेजेस आते हैं कि जैसे कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें तो क्या होगा, एक ड्राइवन फ्रीक्वेंसी लेके आ जाए, चालित आवृत्ति, मतलब जैसे कि कोई झूला झूल रहा है, उसके धक्के देने लग जाए तो एक बल लगा दिया अपन ने, तो उस कंडीशन में रेजोनेंस होता है। वो रेजोनेंस कैसे होता है उसको लेकर क्वेश्चन है, और इससे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो इसी से आते हैं ज्यादा। आगे बात करें, फोर्थ चैप्टर अपने पास आता है तरंगे। कौन सा चैप्टर है? तरंगे, वेव्स अपन इसे कहते हैं। तरंगों वाला चैप्टर याद करो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। आप सोच रहे हो तरंगों में क्या था सर? तरंगों में वही था, ध्वनि वाला, ध्वनि का कंसेप्ट। सर ध्वनि में तो बहुत सारा था, इतना नहीं है। यहां से क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से आता है, बस डॉपलर प्रभाव, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं है। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत एक ये टॉपिक है, 2 टॉपिक है ओनली तरंगों में, 2 टॉपिक अगर अच्छे से किया और प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अच्छा, क्लास 12th की अपन बात करते हैं। क्लास 11th में 4 चैप्टर थे, वो अपन ने डिस्कस कर लिए। क्लास 12th में अपने पास जो चैप्टर गिवन है वो चैप्टर है 6 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर हो जाते हैं, 6 चैप्टर गिवन है। पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। जब क्लास 12th हम पढ़ाते हैं तो क्लास 12th के अंदर सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी में अपने पास जो चैप्टर गिवन है, सॉरी अपने पास जो टॉपिक गिवन है वो है, एक तो कूलाम का नियम, एक विद्युत क्षेत्र और एक गाउस प्रमेय, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। 3 टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आप पढ़ते हो, 2 या 4 चैप्टर, 4 चैप्टर पुरानी आरबीएससी के अकॉर्डिंग, 2 चैप्टर अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो। तो इसमें केवल और केवल 3 टॉपिक गिवन है। कूलाम का नियम पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस लगाओ, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस लगाओ। गॉस थ्योरम से फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन यहां से। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे कूलाम के नियम से आता है, और यार बहुत आसान टॉपिक है। आगे अपन बात करें, सेकंड चैप्टर आता है अपने पास विद्युत धारा का। कौन सा आता है? विद्युत धारा का। इलेक्ट्रिक करंट का अपने पास चैप्टर आता है। इस इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा था, 2 नियम आपने पढ़े थे, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा आपने, और एक आपने पढ़ा जो आवेश संरक्षण। पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। यही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो पूछ लेता है कि केसीएल केवीएल में कौन सा लो एनर्जी कंजर्वेशन का है। बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं, अगर तरीके से चला, और अगर आप तरीके से न चल के आप अगर इसमें नीट लेवल का पढ़ने लग जाते हो ना, तो यही सिलेबस हार्ड बन जाएगा। देखो आगे हम बात करें, विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर है। विभव मापी का कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर। एक व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। विभव मापी को लेकर हर बार, मतलब जैसे मैं 12th में पढ़ाता था तो बच्चे भी ऐसे बोलते थे, सर विभव मापी वाला कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता, इसमें फॉर्मूला है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला, उसी से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो व्हीट स्टोन सेतु सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आराम से बन जाएंगे अगर बढ़िया तरीके से कंसेप्ट तैयार किया और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार किया तो। अच्छा, आगे अपन बात करते हैं, तीसरा आता है अपने पास प्रकाशिकी। तीसरी चैप्टर, तीसरा यूनिट अपने पास आता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स।
इस प्रकाशिकी वाले चैप्टर में अपने पास कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप, एक है इंटरफेरेंस और एक है पोलराइजेशन। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण और ध्रुवण। ऑप्टिक्स वाली यूनिट 12th के अंदर कितनी बड़ी थी, 2 चैप्टर थे उसके अंदर। यहां पे टॉपिक कितने गिवन है? 1 2 3 और 4 टॉपिक है बस। इनकी प्रैक्टिस लगानी है, समझना है कंसेप्ट और प्रैक्टिस लगानी है। ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। फिर सूक्ष्मदर्शी में मैग्निफिकेशन का आता है। टेलीस्कोप में भी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता के सूत्र से क्वेश्चन आता है। व्यतिकरण में वही अपने पास तीव्रता को लेकर क्वेश्चन बनता है। ध्रुवण के अंदर अपने पास कंसेप्ट आता है थीटा उल्टा निकालने को लेकर। आसान है, मैं बोल रहा हूं आसान है अगर तरीके से किया तो। 4th आता है अपने पास यहाँ पे चैप्टर परमाणु। इसमें केवल और केवल एक टॉपिक गिवन है, वो है बोहर मॉडल। कौन सा है? बोहर मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है। बोहर मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है। बोहर मॉडल में अपने को कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये तैयार करना है कि यार एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऊर्जा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं कैसे, तो अपने को ध्यान ही नहीं रखना। अपने को ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एनर्जी के अलावा हमारे पास बोहर मॉडल में अपने पास रेडियस आती है, वेलोसिटी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, आवृत्ति, त्रिज्या आती है, वेग आता है, आवृत्ति आती है। यही टॉपिक होते हैं बोहर मॉडल के अंदर। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, ये सीरीज से क्वेश्चन बन जाता है। आसान पिछली बार ही क्वेश्चन बना था। 5वां चैप्टर यहां पे आता है न्यूक्लियर, नाभिक। नाभिक में अपने पास गिवन है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिक के संलयन और विखंडन। नाभिक वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हो? आप उसका रेडियस निकालते हो, रेडियस के अलावा मास डिफेक्ट निकालते हो, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा निकालते हो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालते हो। उसके आगे आप कर्व वगैरह पढ़ते हो, विखंडन पढ़ते हो, संलयन पढ़ते हो, नियंत्रित और अनियंत्रित अभिक्रियाएं पढ़ते हो। फिर रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट, रेडियो सक्रियता का कंसेप्ट भी तो यहीं पे पढ़ते हो। इतने टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे अपने को दिया है केवल और केवल मास डिफेक्ट और एक दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। 3 टॉपिक केवल है। मास डिफेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बन जाता है, अपने को सोल्व करने में टाइम लगता है, बाकी का आसान है। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आसान है। आगे अपन बात करें तो 6th अपने पास चैप्टर आता है, इसमें वो है इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अपने पास टॉपिक है पीएन जंक्शन संधि, एक है ट्रांजिस्टर और एक है लॉजिक गेट। ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये भी ज्यादातर बच्चों को हार्ड लगती है। इसमें हार्ड वाला कुछ सीन नहीं है। अगर लैब असिस्टेंट की बात करें तो फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला तैयार करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पीएन जंक्शन में थ्योरी आपने पढ़ा है, लेकिन थ्योरी नहीं, यहाँ पे आपको केवल और केवल फॉर्मूला तैयार करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बैरियर फील्ड वाला। ट्रांजिस्टर के अंदर आपको कंसेप्ट तैयार करना है और इसकी जो विधा है, कॉन्फ़िगरेशन है, उन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आई का वैल्यू कैसे होता है वो निकालना है। लॉजिक गेट सबसे आसान, ये टॉपिक सबसे आसान होता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बन भी जाते हैं, बस कंसेप्ट कवर होना चाहिए। तो ये था अपने पास क्लास 11th क्लास 12th का सिलेबस फॉर राजस्थान लैब असिस्टेंट, या हम कहें राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स का सिलेबस कवर। ओके, कवर है। आगे अपन बात करें बुक्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या पुस्तकें होनी चाहिए, किन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें पूरा सिलेबस कवर हो, हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। तो बुक्स को लेकर मैं बता दूं, मैं अगर बोल दूं कि आपके लिए बुक्स है नीट के लिए, भाई आप आईआईटी के लिए रश्निक हेलाडे बुक लेके आ जाओ या फिर यूनिवर्सल बुक लेके आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा। आपको केवल और केवल क्लास 11th और क्लास 11th और क्लास 12th जो है उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। इन कंसेप्ट को तैयार करने के बाद, 11th और 12th के जो बुक हैं उन्हीं बुक से आपको ये क्वेश्चन तैयार करने, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर उसमें तो क्वेश्चन कम दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कम दे रखे हैं तो उसके सिमिलर बुक्स मार्केट में खूब है, एक बार जाना। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आप क्लास 11 और क्लास 12 की बुक को देना, उसके बाद आप अदर बुक की ओर जाना। तो जैसे मैं आगे अगर इसमें वीडियो बनाऊंगा, आगे इसमें चलूंगा, तो मैं बुक्स को लेकर बता दूंगा कि किस प्रकार की बुक को आप फॉलो कर सकते हो, किस प्रकार की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 11 और 12th को पढ़ना है आपको,
अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, थर्ड अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी। क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे अपना ये सिलेबस कवर हो। बीच बीच में मैं बता भी दिया, आपको सारा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। स्ट्रेटजी में मैं बता रहा हूँ आपको सारा नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस जो दे रखा है उसमें जो टॉपिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। कहीं आप सोचो कि यार दृढ़ पिंड की गति की अपना चैप्टर है, सब कुछ पढ़ लेते हैं ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस दे रखा है, बल आघूर्ण दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण दे रखा है और संवेग संरक्षण, ये 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। इन तीनों की प्रैक्टिस लगानी और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे कि हम बल आघूर्ण पढ़े और हमें पता ही नहीं, टॉर्क में जैसे कई फॉर्मूला निकाले हमें पता ही नहीं, तो वो कंसेप्ट की प्रॉब्लम है। कंसेप्ट आपका कवर होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मेरी क्लास से यहाँ पे चलती है रोजाना, तो मैं आपको ये सारे टॉपिक कराऊंगा और इनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छी करवा दूंगा। तो स्ट्रेटजी के अंदर आपको फॉलो करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो सिलेबस गिवन है, जो टॉपिक गिवन है, उन्हीं टॉपिक के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर उन्हीं टॉपिक से आप चलोगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके आसपास के टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, तो वो पीछे हो जाएंगे आपसे। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो वो आपसे पीछे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। अरे केवल फिजिक्स ही थोड़ा ना, केमिस्ट्री भी है, फिर बायोलॉजी भी है, फिर जीके भी, इतना थोड़ी ना कवर होता है। तो सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक चलो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, यहीं इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रेटेजी में सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेटजी में टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये टॉपिक कवर किया बल आघूर्ण, तो इसके 20 से 30 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, फिर 20 से 30 क्वेश्चन अगले टॉपिक के निकाल लिए। ठीक है, ऐसे अपन सारी यूनिट को फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। और स्ट्रेटजी में नंबर 2 पॉइंट अपना ये है कि आप जो भी बुक पढ़ो उस बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। उस बुक के क्वेश्चन या उस बुक को आपको जितना टाइम है उस टाइम के अनुसार 3 से 4 बार पढ़ देना है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर देनी। अब क्वेश्चन आएगा सर हम तो प्रैक्टिस कर लिए, फिर वापस से उसको करें। हाँ, वापस से उसको करो, वापस से उसको करो। आप ऐसे मत सोचो कि दूसरी बुक की ओर चले गए। जब आप दूसरी बुक की ओर चले जाओगे तो होगा क्या, आप पहली बुक को भूल जाओगे। इसलिए जो एक बुक आपने प्रैक्टिस के लिए ली है उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। तो स्ट्रेटजी में मैंने 3 बातें आपको बता दी हैं, इन 3 बातों को आप अच्छे से फॉलो करें। एक तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, एक आपको जो बुक्स बता रहा हूं, बुक्स आपको 11th-12th की है, उस बुक्स में 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। उस बुक्स को 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा वीडियो जिसमें अपन ने डिस्कस किया सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर और स्ट्रेटजी को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।